हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन पार्ट नंबर 2 फॉर मोल बायो फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले बताएं आप सब कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है और क्या मेरी आवाज स्क्रीन सब ओके है? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ओके डन। अच्छा, आप लोग अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे हैं, टॉपिक भी अच्छा चल रहा है। चलो फिर पढ़ लेते हैं, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट नंबर 2। डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट नंबर 2 और ये हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। तो पढ़ना शुरू करें। चलो एक बार पहले एक बात बता दो, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। अभी लास्ट जो 2 क्लास हुई हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, उसके शॉर्ट नोट्स किस किसने बना लिए हैं? फटाफट एक बार एम करके लिख दो। एम से मैं समझूंगी कि आपने बना लिए हैं। जिसने भी शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं वो एम करके लिखेंगे, जिसने नहीं बनाए हैं वो एन करके लिखेंगे। एन, ठीक। तो देखते हैं कितने ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं सीरियसली और कितने ऐसे हैं जो केवल बस टाइम पास करने आते हैं। सलोनी ने बना लिए हैं, स्मृति ने बना लिए हैं, सुमन ने बना लिए हैं, अफीफा ने बना लिए हैं, नूतन ने बना लिए हैं, शालू ने बना लिए हैं, काजल ने बना लिए हैं। बाकी सब भाई और बोलो। सुष्मिता ने भी, माही ने नहीं बनाए हैं। और बोलो। सुष्मिता ने भी, माही ने, लक्ष्मी ने भी बनाए हैं, दशेंद्र ने भी, दीपाली ने भी। गुड गुड। अंजलि ने नहीं बनाए हैं। और अब तक 2 ऐसे आए हैं जिसने नहीं बनाए हैं। बाकी सब अना के भी बन गए हैं। अना मलिक, ओके। शेजल के भी बन गए हैं। गुड, बहुत अच्छे। मतलब ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने बना लिया है। अंजलि के नहीं बने और आमिर के भी नहीं बने। तो अंजलि, आमिर और माही, ये 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने तो आ रहे हैं लेकिन लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, लापरवाही नहीं करो। तुम खुद देखो, तुम्हारे साथ जो पढ़ने आ रहे हैं उनके बन गए तो फिर तुम्हारे क्यों नहीं बन रहे भाई? आज फिर बता रही हूं, कल भी बताया था, अगले दिन भी बताऊंगी। शॉर्ट नोट्स बना लो वरना अच्छा नहीं होगा। टाइम नहीं मिलता तो करते क्या हो तुम? तुम्हारा काम है पढ़ने का, ठीक। टाइम किसी तरीके से भी निकालो, नहीं मिलता है तो मुश्किल से निकाल लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो जी, जिसने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छा, आपकी मेहनत हमेशा आपके काम आएगी, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो अभी आप लोग मेहनत कर रहे हो तो यकीन मानो आपको इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। जिसने मेहनत नहीं करी है वो करेंगे आज से, ठीक है। इस क्लास के तुरंत बाद सारे नोट्स बनाओगे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। नया नहीं है, पुराना है, उसमें नए टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो कल कुछ बातें मैं पढ़ा चुकी थी, कुछ बातें अभी पढ़ा रही हूं। सो बेसिकली हमने कई सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हेलिकेज है, प्राइमेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, टोपोआइसोमेरेज है ना। कई सारे एंजाइम, लाइगेज है। उसमें से सबसे पहले हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे मेन एंजाइम, हालांकि देखो सारे मेन है, बट जो मेन काम है पॉलीमराइजेशन का वो अपना डीएनए पॉलीमरेज करता है। इसके बारे में कुछ बातें पढ़ चुके हैं, कुछ आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए को बनाने के लिए हमारे डीएनए पॉलीमरेज को 2 टाइप के सबस्ट्रेट चाहिए होते हैं। एक तो था डीएनटीपीज
और एक था प्राइमर टेम्पलेट का जंक्शन, है ना, दो चीजें, डीएनटीपीज एंड प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन हमेशा चाहिएगा हमारे डीएनए पॉलीमरेज को। सेकंड फीचर क्या है, डीएनए हमेशा जो नया स्ट्रैंड बनाता है वो प्राइमर के थर्ड एंड को बेसिकली एक्सटेंड कर रहा होता है। नया स्ट्रैंड बनाने का मतलब ये है, डीएनए पॉलीमरेज के लिए नया स्ट्रैंड बनाने का मतलब ये है कि जो प्राइमर लगा है उसका जो 3 प्राइम है उसी को ही बढ़ाते हुए जाना है। तो एक्सटेंड ऑफ 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर। थर्ड है, डीएनए पॉलीमरेज यूज करता है एक सिंगल एक्टिव साइट टू कैटेलाइज द डीएनए सिंथेसिस। चार टाइप के डीएनटीपीज हैं, उन चारों के लिए एक्टिव साइट एक ही है, तो सिंगल एक्टिव साइट को यूज करता है। डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन आरएनटीपीज एंड डीएनटीपीज। किस तरीके से, उसके पास 2 डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड होते हैं जो कि ये डिस्क्रिमिनेट करने में मदद करते हैं कि फिलहाल जो आया है वो आरएनटीपी है या डीएनटीपी है। बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करता है, ओनली द करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, यानी अगर ए है तो टी आया है तो आगे बढ़ेगा, अगर पहले से जी है और अभी सी आया है तो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि डीएनए पॉलीमरेज में केवल इसी तरीके से चीजें फिट होती हैं, अगर ए टी के साथ है तो फिट हो जाएगा, जी सी के साथ है तो फिट हो जाएगा, अगर ए है और ए ही आएगा तो फिट नहीं होगा, जी टी है तो टी आएगा फिट नहीं होगा, जी जी के साथ सी सी के साथ या फिर इससे अलग कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज को पता लग जाता है कि सही बेस पेयरिंग नहीं हुई है। कैसे पता लगता है, क्योंकि वहां बॉन्ड बनने में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। कितना पढ़ा था हमने कल, 10,000 टाइम, 10,000 गुना स्लो हो जाती है वो रिएक्शन, जो कि सही बेस पेयर आने पर 10,000 गुना कम रहती है। मतलब बात ये है कि अगर इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हुई है तो रिएक्शन मानो अगर 1 सेकंड में होती थी, अब क्या होगी, 10,000 गुना ज्यादा हो जाएगी, मतलब इतना टाइम लगेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज उसको फटाफट रिजेक्ट कर देता है। सो बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करता है एज वेल एज ज्योमेट्री को चेक करता है। ज्योमेट्री को चेक करता है कि फिलहाल अगर जी है तो सी आने पर ये स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनी है, बनती है तो सही है, नहीं बनती है तो गलत है। So DNA polymerase has a tight active site that only allow the nucleotide forming Watson-Crick base pairing to be added. Wrong shape are rejected. तो ये कैरेक्टर है। और क्या है, 3D स्ट्रक्चर हमने ऐसे कुछ देखा था कि इसके पास 3 डोमेन होते हैं, फिंगर डोमेन, थंब डोमेन, पाम डोमेन। पाम डोमेन इंटरेक्ट करता है टेम्पलेट और प्राइमर के जंक्शन से। फिंगर डोमेन जब करेक्ट बेस पेयरिंग हो जाती है तो उसको मूव करने में मदद करता है, और थंब वाला स्टेबलाइज करता है इस पाम को टेम्पलेट के साथ में, और प्राइमर जो है उसको इनकमिंग जो आ रहा है न्यूक्लियोटाइड उसके साथ में। तो द एक्टिव साइट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कंटेन करती है 2 मेटल आयन को, जो हमने पढ़े थे, है ना। दीज आयन इंटरेक्ट विद द कंजर्व एस्पार्टेट रेजिड्यू टू स्टेबलाइज देयर पोजीशन। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पाम में 2 डाइवेलेंट कैटायन होते हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव। तो ये दोनों मेटल आयन अपने आप को पाम में पहले स्टेबलाइज करते हैं। कैसे, विद इंटरेक्शन टू द एस्पार्टेट। खुद स्टेबलाइज होकर के जो मेटल आयन 1 है वो इंटरेक्ट करता है 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ द प्राइमर, जो कि इसको न्यूक्लियोफिलिक बनाने में मदद करता है, और मेटल आयन नंबर 2 न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव चार्ज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द इनकमिंग डीएनटीपी। तो जो यहाँ 2 मेटल आयन है, उन दोनों मेटल आयन में सबसे पहले वो अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। किस तरीके से, पाम डोमेन में 2 अमीनो एसिड हैं जो कि होते हैं एस्पार्टेट, और उनसे कंबाइन होकर ये अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। जब ये खुद स्टेबलाइज हो जाते हैं फिर जाकर के जो मेटल आयन 1 है वो इंटरेक्ट करता है 3 प्राइम OH ऑफ द प्राइमर और उसको न्यूक्लियोफाइल बनाने में मदद करता है। मेटल आयन B न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव चार्ज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। तो ये काम है। आगे देखिए, डीएनए पॉलीमरेज ग्रिप कर लेता है टेम्पलेट को और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड को जब करेक्ट बेस पेयरिंग हो जाती है। मतलब कोई भी डीएनटीपी आया
तो ऐसा नहीं कि आते उसको एकदम ग्रिप कर लेते हैं। जो भी डीएनटीपी आया है, पहले डीएनए पॉलीमरेज एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि सही बेस पेयरिंग हुई है नहीं। अगर सही बेस पेयरिंग हुई तब जाकर के फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन द प्राइमर 3 प्राइम OH और जो डीएनटीपीज आए हैं उनके अल्फा फोस्फेट पर। तो वो बॉन्ड कब बनता है? जब सही बेस पेयरिंग हो जाती है। तो जैसे ही एक बार सही बेस पेयरिंग हो जाती है, उसके बाद ये जो पाम वाला रीजन है और साथ में जो डीएनए पॉलीमरेज का पूरा पार्ट है, वो ग्रिप बना लेता है उस डीएनए के टेम्पलेट के साथ में भी, प्राइमर के साथ में भी, और जो नया आया है उसके साथ में भी। तो देखो यहाँ दो डायग्राम आपको दिखाई दिए हैं, जिसमें से पहले डायग्राम में आपको समझा देती हूँ। देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पर ओ हेलिक्स दिया है डीएनए पॉलीमरेज का। फिंगर डोमेन याद है, अभी पढ़ के आए हैं, थंब डोमेन, पाम डोमेन और फिंगर डोमेन। तो फिंगर डोमेन में देखो पाम डोमेन बना होता है, किसका बना होता है बताओ? पाम डोमेन कल बताया था किससे बना होता है? अल्फा हेलिक्स से या बीटा शीट से? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब आप अच्छे से याद कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कोमल, गुड। ठीक है, तो पाम रीजन तो बना है बीटा शीट से, लेकिन जो फिंगर डोमेन है वो बना होता है अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स से। उसी में से ही एक अल्फा हेलिक्स कुछ ज्यादा रोल प्ले करता है, जिसको बोला गया है ओ हेलिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फिंगर डोमेन। तो फिलहाल देखो ये है अपना टेम्पलेट, ये है अपना प्राइमर, है ना? और किससे कंबाइन है अभी ये? पाम वाले डोमेन से। यहाँ पर 3 प्राइम OH है, 2 मेटल आयन है, ये ऐसा बेस है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ आने वाला है। ये अपना इनकमिंग डीएनटीपी है और ये फिंगर डोमेन का अल्फा हेलिक्स है, जिसमें कई सारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं। ठीक, फिलहाल ये ओपन फॉर्म में है। जैसे ही नया डीएनटीपी आया, पाम डोमेन एक बार उसको रिकॉग्नाइज करता है सही है नहीं। अगर ये सही है तो जैसे देखो यहां सही होते ही बेस पेयरिंग हो गई दोनों के बीच में। अब बाकी जो चीजें हैं, जैसे एक बार ये कंफर्म हुआ कि जो इनकमिंग डीएनटीपी है वो सही है, उसके बाद ये जो ओ हेलिक्स है ये क्लोज हो जाता है। तो ये ओ हेलिक्स क्लोज है और ये ओ हेलिक्स ओपन है। तो डीएनटीपी जब तक आ रहे होते हैं ये ओपन रहता है। जैसे एक बार ये आ जाते हैं और ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि ये सही है, तो फिर इस डोमेन को बंद कर दिया जाता है। मतलब ये 40 डिग्री पर रोटेट होकर के क्लोज कर देता है। क्लोज क्यों किया है? तब तक ये पूरी बेस पेयरिंग नहीं होती, तब तक ये क्लोज रहेगा, आगे वाला नहीं आ सकता। जब पूरी बेस पेयरिंग हो जाती है तब फिर ये ओपन हो जाएगा, फिर नया आएगा, नया आने के बाद यदि करेक्ट है तो फिर से क्लोज कर दिया जाएगा। तो अपना जो ओ हेलिक्स में टायरोसिन रेजिड्यू है, ये स्टैकिंग इफेक्ट दिखाता है इनकमिंग डीएनटीपी में, जो अपना बेस है उसके साथ में। और बाकी ये जो फोस्फेट हैं उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं अपने मेटल आयन, और साथ में जो ओ हेलिक्स के लाइसिन और आर्जिनिन रेजिड्यू है वो भी इसको स्टेबलाइज करते हैं। आपको पता है आर्जिनिन में पॉजिटिव चार्ज होता है और लाइसिन में भी, तो फोस्फेट के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। समझ गए हो? हाँ, तो जो भी डायग्राम मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो भी डायग्राम पढ़ाती हूँ उनको बिल्कुल ध्यान से समझोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है इसी डायग्राम से क्वेश्चन बना करके आप लोगों को दे दिया जाए, है ना? तो जब तक अपना डीएनटीपी आ रहा है तब तक ये बिल्कुल ओपन है, डिस्कनेक्ट है, मतलब इनकमिंग डीएनटीपी से इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जैसे एक बार ये डिक्लेयर हुआ कि दिस इज द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, तभी अपना ओ हेलिक्स, फिंगर डोमेन का ओ हेलिक्स 40 डिग्री पर रोटेट करके इस चीज को क्लोज कर देता है। और जैसे ही ये रोटेट होता है तो इसके ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये थोड़ा और पास में आ जाते हैं। तो जो टायरोसिन वाला रेजिड्यू है वो आकर के स्टैकिंग इफेक्ट करता है
इनकमिंग जो डीएनटीपी है उसके बेस के साथ में, देखो यहां, ताकि ये अच्छे से स्टेबलाइज हो जाए। और बाकी जो आर्जिनिन और लाइसिन रेजिड्यू हैं वो इनकमिंग डीएनटीपीज के फॉस्फेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, एज वेल एज पाम डोमेन में जो मेटल आयन है वो भी इनको स्टेबलाइज करता है। और एक मेटल आयन हमारा जो 3 प्राइम OH है प्राइमर पर, उसको न्यूक्लियोफाइल बनाने में मदद करता है। सारे मिलकर के स्टेबलाइज कर रहे हैं, कुछ कैटालाइज कर रहे हैं, और फाइनली ये बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये बॉन्ड बन जाता है, ये O हेलिक्स फिर से ओपन हो जाता है, फिर ये सेम प्रोसीजर ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहता है। डन एवरीवन? कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे रिपीट होता रहेगा। बंद इसलिए हो रहा है कि जब तक ये, क्योंकि देखो अगर ये बंद नहीं होगा ना, अगर अपना O हेलिक्स क्लोज नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर जो अभी आई है, डीएनटीपी जो है, ये फुल्ली स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेबलाइज करने में O हेलिक्स मदद करता है ना, केवल O हेलिक्स ओपन क्लोजिंग में मदद नहीं कर रहा है, ये इसकी स्टेबलाइज करने में भी मदद कर रहा है। तो जैसे ये क्लोज होगा तभी जाकर के चीजें स्टेबलाइज हो पाती है। जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाती है, पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाता है, तो ये चीजें फिर से ओपन होकर के नए को आने के लिए वेलकम करती है। ओके, टायरोसिन का फंक्शन एक बार और, गेट गलत आया तो मतलब, हाँ गलत आया तो फिर ये क्लोज नहीं होगा। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया है तो गलत आने पर ये जो है स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे इसको, मतलब एक तरीके से अगर ये गलत है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डीएनए पॉलीमरेज इसको रिजेक्ट कर देता है। जब वो रिजेक्ट होता है तो ये क्लोज नहीं होगा। ये केवल तब क्लोज होता है, ये केवल तब रोटेट करके क्लोज होता है जब एक बार पाम डोमेन ये डिक्लेयर कर देता है कि हाँ, जो अपना बेस पेयर, जो अपना बेस आया है वो करेक्ट है, तभी ये क्लोज होता है। अगर पाम डोमेन को लगा कि इनकरेक्ट आया है तो वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा, वो खुद से ही रिजेक्ट कर देगा, और जैसे वो रिजेक्ट होगा तो ये क्लोज नहीं होगा। फिर तो आपस में एसोसिएट होकर के काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं है कि ये अलग से करेगा, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। पहले आकर के बाइंडिंग हुई, ये डिक्लेयर करता है, तब जाकर ये क्लोज होता है। ठीक है, टायरोसिन का रेजिड्यू एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। O हेलिक्स को ओपन कौन करता है? हाँ देखो, जैसे ही यहां पर रिएक्शन हुई, अपना एक मेटल आयन ने 3 प्राइम OH को न्यूक्लियोफाइल कर दिया, ये आकर के इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा पायरोफॉस्फेट अलग हो जाएगा। जैसे ही पायरोफॉस्फेट अलग होता है तो इसका कनेक्शन जो है लाइसिन और आर्जिनिन के साथ में ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ये ब्रेक होता है O हेलिक्स समझ जाता है कि अब बाइंडिंग हो गई है, तो जैसे ये कनेक्शन खत्म होता है दोनों के बीच में तो ये ओपन अप हो जाएगा, और पायरोफॉस्फेट साथ साथ में जो मेटल आयन है वो भी अलग हो जाएगा और पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे। तो बस ये इंटरेक्शन तभी तक है जब तक पायरोफॉस्फेट इस डीएनटीपी के साथ में है। लेकिन जैसे ही अपने प्राइमर ने इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है और ये जो इंटरेक्शन है ये भी खत्म हो जाता है। ओके, अच्छा टायरोसिन का बता देती हूँ। टायरोसिन भी एक टायरोसिन जो है अपनी एक रिंग है यहाँ, और ये वो बेस है जो डीएनटीपी से लगा हुआ है। तो ये स्टैकिंग इफेक्ट, आपको याद होगा डीएनए में हमने स्टैकिंग इफेक्ट पढ़ा था कि मान लो ये एक बेस पेयर है, फिर घूम के दूसरा बेस पेयर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। हमने पढ़ा था कि दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जो स्टैकिंग हो रही है वो भी एक दूसरे को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। तो वो इस सेम स्टैकिंग इफेक्ट यहां होता है। इस इनकमिंग डीएनटीपी का जो बेस है, केवल बेस को स्टेबलाइज करने के लिए टायरोसिन स्टैकिंग इफेक्ट करता है, यानी कि एक तरीके से उनको ऐसे स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे देखो जो ए स्ट्रक्चर है पहले इसके बारे में बता देती हूँ। द चेंज इन डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर आफ्टर द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर correctly to the template DNA. The primary change is
40 degree rotation of one of the helix in the finger domain called the O helix. एक मिनट रुकिएगा. हाँ, तो देखो, जो प्राइमरी चेंज, अगर करेक्ट बेस पेयर आया है, अगर बेस पेयर करेक्ट आया है, तो सबसे पहला चेंज ये होता है कि अपना ओ हेलिक्स 40 डिग्री पर रोटेट हो जाता है. और ये ओ हेलिक्स किसका है? फिंगर डोमेन का है. याद रखिएगा, फिंगर डोमेन का है ये ओ हेलिक्स. इन द ओपन कन्फर्मेशन द हेलिक्स, दिस हेलिक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड. जब ये ओपन फॉर्म में होता है, जब ये ओपन फॉर्म में होता है, तो इनकमिंग डीएनटीपी से बहुत दूर होता है, क्योंकि अभी तक पता नहीं ना कि ये सही है या गलत है. हाँ, जैसे एक बार ये पास में आएगा, पता लगेगा सही है, तब ये 40 डिग्री पर रोटेट कर जाता है. तो when the polymerase is in the close conformation, जैसे ही ये सही है तो close conformation में आ गया है. So when the polymerase is in the closed conformation, this helix move and make the several important interactions. ये move करके close हो गया है और कुछ important interaction करता है. सबसे पहले a tyrosine make stacking interaction with the base of DNTP. जो O helix का tyrosine है, वो स्टैकिंग इंटरेक्शन करता है इनकमिंग डीएनटीपी के बेस के साथ में. एंड टू चार्ज रेजिड्यू एसोसिएटेड विद द ट्राइफॉस्फेट. जो ट्राइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट हैं, गाइस बस 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट. हाँ जी, ठीक है, मैं आ गई हूँ. चलो पढ़ते हैं आगे. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर करेक्ट बेस आया है तो अपना ओ हेलिक्स तुरंत 40 डिग्री रोटेट करके क्लोज हो जाता है और कुछ जरूरी इंटरेक्शन करता है. टायरोसिन रेजिड्यू स्टैकिंग इंटरेक्शन करता है इनकमिंग डीएनटीपी के बेस के साथ में, और जो चार्ज रेजिड्यूज हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे ट्राइफॉस्फेट के साथ में. द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इंटरेक्शंस The combination of these interactions position the DNTP for catalysis mediated by the 2 metal ion bound to the DNA polymerase. और फिर इसी इंटरेक्शन की वजह से वो स्टेबलाइज होते हैं और आगे का कार्यक्रम चलता है. ठीक है? हाँ जी. तो शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे? सारा नहीं लिखना है, बस इतना लिखोगे कि फिंगर डोमेन का ओ हेलिक्स होता है. क्या लिखोगे? फिंगर डोमेन के पास एक ओ हेलिक्स होता है, जो कि जब ओपन फॉर्म में है, अगर इनकमिंग डीएनटीपीज आ रहा है तो वो काफी दूर रहता है, लेकिन जैसे ही एक बार ये कंफर्म हुआ कि करेक्ट बेस पेयरिंग है, तो वो 40 डिग्री रोटेट करता है, क्लोज हो जाता है.
क्लोज होने के बाद उसका टायरोसिन स्टैकिंग इंटरेक्शन विद द इनकमिंग डीएनटीपीज बेस और बाकी लाइसिन और आर्जिनिन इंटरेक्ट विद द ट्राइफॉस्फेट ऑफ द डीएनटीपी, जिसकी वजह से चीजें स्टेबलाइज हो जाती हैं, फिर हमारे मेटल आयन इंटरेक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और फिर जाकर के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। डन एवरीवन, बताइए यहां तक कोई डाउट है? डन, ओके ठीक। तो शॉर्ट नोट में बस इतना ही लिखना है, सारा नहीं लिखना होता, आपको पता ही है, बस जरूरी चीजें लिखनी होती हैं। तो अब तक हमारी क्लास जो शुरू हुई है केवल उसमें ये वाला पार्ट शॉर्ट नोट्स के लिए आया है और उसमें बस डायग्राम देख करके जरूरी बातें लिख लोगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे डीएनए पॉलीमरेज का कि वो कैसा है, प्रोसेसिव है, मतलब बढ़ता ही रहता है आगे, प्रोसेसिव होता है, एक एक्टिविटी होती है। So DNA polymerase are capable of adding as many as 1000 nucleotide per second to a primer strand। मतलब हमारा DNA polymerase एक सेकंड में, कैन यू इमेजिन, एक सेकंड के अंदर 1000, एक सेकंड के अंदर 1000 या 1000, 1000 और 1000 बेस को ऐड कर सकता है कितने, एक सेकंड में। सो डीएनए पॉलीमरेज द डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिड ईच टाइम द एंजाइम बाइंड अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। जब हमारा एंजाइम आकर बाइंड करता है प्राइमर और टेम्पलेट के जंक्शन पर, उस दौरान वो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है उसे बोलते हैं उसकी प्रोसेसिविटी। सो बेसिकली प्रोसेसिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम दैट ऑपरेट ऑन पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट। जो प्रोसेसिविटी है इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम दैट ऑपरेट ऑन पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट। जो भी सबस्ट्रेट आ रहा है उस पर उसकी जो एक्टिविटी है उसी को बोलते हैं प्रोसेसिविटी, यानी इनकमिंग डीएनटीपीज पर वो कैसे ऑपरेट कर रहा है उसी को बोलते हैं प्रोसेसिविटी। ठीक है, तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज कैसा है, प्रोसेसिव है, और इसकी ये जो एक्टिविटी है फटाफट ऐड करने की, इसको बोलते हैं प्रोसेसिविटी। सो एक रेट लिमिटिंग स्टेप आता है, एक आता है रेट लिमिटिंग स्टेप, मतलब जिस ऐसा स्टेप जो टाइम लगाता है, मतलब उसी पर डिपेंड करता है हमारे काम का स्पीड। वो क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज जो उसका सबस्ट्रेट है यानी टेम्पलेट प्राइमर का जो जंक्शन है, उस जंक्शन पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज कितने समय में आकर के बाइंड होता है, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। तो देखो, इट इज द इनिशियल बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज टू द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन दैट इज रेट लिमिटिंग फॉर द डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस मतलब एक तरीके से बहुत फास्ट प्रोसेस है, एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, लेकिन कौन सा, कि डीएनए पॉलीमरेज कितने समय में आकर के बाइंड कर रहा है। अगर वो बाइंडिंग करने में टाइम लगाता है तो जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी, अगर वो फटाफट आकर के बाइंड कर रहा है और नए पर भी ज्यादा बाइंड कर रहा है अच्छे से, तो मतलब वो तेज मूव करेगा। सो एक टिपिकल डीएनए पॉलीमरेज के अंदर रिएक्शन में एक सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 1 second फॉर द डीएनए पॉलीमरेज टू लोकेट एंड बाइंड अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। तो अगर एक टिपिकल डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड लगाता है अपने आप को लोकेट करके और बाइंड करने में, ताकि आगे के प्रोसेस को प्रोसीड किया जा सके। ओके, देखो आगे, हाँ बताती हूँ इस बारे में। अभी यहाँ दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक नॉन प्रोसेसिव है और एक प्रोसेसिव है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेसिव ही हैं। अगेन हमने क्या पढ़ा, क्या है प्रोसेसिविटी, फिर से देखो, डीएनए पॉलीमरेज द डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिड
ईच टाइम द एंजाइम बाइंड अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, यानी 1 सेकंड लगी है हमारे डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में, आकर के बाइंड हो गया। अब वो आगे कितना काम करेगा, जैसे सपोज करो कि ये हमारा एक क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर आ रहे हैं, तो एक टीचर आती है 5 मिनट के अंदर और एक आती है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है कि 5 मिनट में आई है, एक 10 मिनट में आई है। आ तो गए हैं, लेकिन आने के बाद वो कितनी देर तक पढ़ा रहे हैं, ये होती है प्रोसेसिविटी। अब मानो अगर दोनों 5 मिनट के अंदर अंदर आ गई है, मतलब 9:05 पर वो आ गई है और दूसरी भी 9:05 पर आ गई है, बट जो फर्स्ट वाली टीचर है वो हमें 1 घंटे तक पढ़ा रही है, जो सेकंड वाली है वो हमें केवल 15 मिनट पढ़ा रही है, तो किसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा है, जो हमें 1 घंटे पढ़ा रही है। ठीक है, तो मतलब प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है कि जैसे ही अपना डीएनए पॉलीमरेज एक बार आकर के बाइंड हो गया है, मतलब उसने 1 सेकंड लगाई है बाइंड होने में, अब बाइंड होने के बाद वो कितने ऐड कर पा रहा है, इसे बोलते हैं प्रोसेसिविटी। तो यहां पर भी 2 कैटेगरी हो गई है, नॉन प्रोसेसिव और प्रोसेसिव। फर्क क्या होगा अभी देखना। देखो ये अपना एक टेम्पलेट प्राइमर का जंक्शन है, यहां आया है डीएनए पॉलीमरेज, बाइंड कर गया है आकर के, तो ये एक नॉन प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज है। तो हमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज का जो बाइंड है वो स्लो है दोनों ही केस में, यहां पर भी वो धीरे धीरे बाइंड हुआ है और यहां भी धीरे धीरे बाइंड हुआ है, लेकिन फिर भी देखो क्या फर्क आया है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आकर के बाइंड हुआ है, तो यहां केवल और केवल एक ही डीएनटीपी इसने ऐड किया है, जबकि इतने ही समय में इस वाले पॉलीमरेज ने देखो कितने ऐड कर दिए, तो इसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा है। यानी कोई डीएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर टाइम में कितने डीएनटीपीज ऐड करता है, इसी एक्टिविटी को उसका प्रोसेसिविटी बोलते हैं। तो ये केवल एक ऐड कर पा रहा है, इतने ही समय में इस वाले एंजाइम ने इतने सारे ऐड कर दिए, तो मतलब अपना ये वाला एंजाइम हाईली प्रोसेसिव है और ये नॉन प्रोसेसिव है। तो ये फर्क होता है दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि सारे डीएनए पॉलीमरेज नॉन प्रोसेसिव ही है या फिर प्रोसेसिव है, दोनों टाइप के होते हैं। तो रिलीज होने से पहले ये केवल एक ही ऐड कर पाया और रिलीज होने से पहले इसने बहुत सारे ऐड कर दिए। ठीक है जी, डन। बोलो कोई डाउट यहां तक। जो प्रोसेसिविटी है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इफेक्ट हो सकती है, हाँ हो सकती है। सपोज करो डीएनटीपीज वहां कम है, हमने माना कि ये जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज आकर के 100 डीएनटीपी ऐड कर सकता है एक बाइंडिंग पे, लेकिन वहां 100 है ही नहीं, मानो 50 ही है, तो 50 करके उसको हट जाना पड़ेगा, तो प्रोसेसिविटी कम हो गई है। एज वेल एज टेम्परेचर अगर ज्यादा है, पीएच में थोड़ी गड़बड़ है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच नहीं है, तो हमने पढ़ा ही है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच नहीं होने पर हमारे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। अब वो अगर डीनेचर्ड हो गए हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो फैक्टर है एक्सटर्नल वो भी अफेक्ट करते हैं। अगर चीजें ऑप्टिमम है सारी तो ठीक काम होता रहेगा, ऑप्टिमम नहीं है तो चीजें हार्म होंगी। ठीक है। ओके, चलो ठीक। तो इसे बोलते हैं प्रोसेसिविटी। आगे देखिए नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। हमारा डीएनए पॉलीमरेज बहुत स्पीडली भागा जाता है डीएनए बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस बनाता जा रहा है, पीछे मुड़ करके देखता भी है, पीछे मुड़ के देखता है कि जो काम करके आया हूं वो समझ आया है नहीं। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ ना कि पढ़ तो लिए हो तुम, 2 घंटे की क्लास तुमने लगा ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार थोड़ा पीछे और आओ, मुड़ के देखो कि जो तुमने अब तक 2 घंटे में पढ़ा है वो समझ आया नहीं आया। वो कैसे पता लगेगा? एक बार पीडीएफ रीड करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे और तब चीजों को रिवाइज करोगे, तो उसका मतलब यही है तुमने प्रूफ रीडिंग कर ली है। सो हमारा डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग करता है। किसकी प्रूफ रीडिंग? जो नया उसने अभी बनाया है। सो बेसिकली देखो, द सिस्टम बेस्ड ओनली ऑन द बेस पेयर ज्योमेट्री एंड द कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन द बेस
कैन नॉट रीच द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट आर ऑब्जर्व्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस इन द सेल। मतलब हमने देखा कि अपना डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बना रहा है और हमने ये चेक किया कि 10 टू द पावर 10 बेस पेयर ऐड करने पर केवल एक मिस्टेक आई है। मतलब 10 टू द पावर 10 बेस पेयर्स ने ऐड कर दिए हैं और उसमें से केवल एक कमी है, वो समटाइम वो आते भी नहीं है। अगर कमी देखने को मिल भी रही है, कोई मिस मैच पेयरिंग हो गई है, वो कितनी है, 10 टू द पावर 10 बेस पेयर ऐड कर रहे हैं तो उसमें एक गलती आ सकती है। तो इतना हाईली एक्यूरेट है। अब इतना हाईली एक्यूरेट अगर ये है तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण केवल बस ये नहीं है कि अपना बेस पेयर जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है वो बेस पेयर की ज्योमेट्री को चेक करता है और कॉम्प्लीमेंटेरिटी देखता है। केवल इन दोनों फीचर होने से इतनी हाई लेवल की एक्यूरेसी नहीं मिल सकती है। यानी डीएनए पॉलीमरेज के पास कुछ और भी ऐसा है जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूरेसी लेवल प्रोवाइड करता है। तो वो क्या है? Removal of these incorrectly base paired nucleotides is the mediated by a type of nuclease that was originally identified in the same polypeptide as the DNA polymerase। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका वो साइट जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाता है यानी पॉलीमराइजेशन करता है, उसी डीएनए में एक और प्रॉपर्टी है कि वो न्यूक्लियस की तरह भी बिहेव करता है। मतलब अपने आप को बना भी सकता है, अपने आप को डिग्रेड भी कर सकता है। तो ऐसा वो क्यों करेगा? देखो, प्रूफ रीडिंग के लिए रेफर टू एज द प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस। दीज एंजाइम्स डिग्रेड द डीएनए starting from a 3 prime DNA end from the growing end of the new DNA strand। मतलब कुछ ऐसा है कि मानो ये हमारा टेम्पलेट है, ये हमारा प्राइमर है, ये ऐड करता हुआ जा रहा है, जाएगा जाएगा ऐड किए करेगा, ठीक। और सपोज करो कि गलती से यहां कोई मिसमैच पेयरिंग हो गई है, ठीक। तो ऐड करने के बाद वो टर्न तो लेता ही है, उसने पीछे मुड़ के देखा कि हाँ एक गलती हो गई, तो अब वो क्या करेगा? ऐसा नहीं कि वापस यहां आएगा और केवल इसको हटा देगा। वो एक्सोन्यूक्लियस है यानी एंड पर से कट करना शुरू करता है, एंड पर से। तो जो उसने अब तक काम किया ना सबको हटा देगा, सारा कट कर देगा, सारे कट कर देगा। उसके बाद फिर इसको सही लगाएगा, सही लगा के फिर यहीं से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक एक्टिविटी और दिखा रहा है। एक तो उसने अब तक दिखाई है, कौन सी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन वाली। मतलब कि अपना डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करता है, ये तो अब तक हमने पढ़ा है। अब एक और प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां तो बढ़ रहा था 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो हमने क्या लिखा? 5 टू 3, वो भी कौन सा? पॉलीमराइजेशन। लेकिन अब की बार देखो वो कहां से आया है, वो 3 प्राइम से आ रहा है टूवर्ड द 5 प्राइम। तो लिखेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और क्या कर रहा है? फॉर्म करेगा या ब्रेक करेगा? बोलो, फॉर्म कर रहा है या ब्रेक कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, यानी एक्सोन्यूक्लियस। फर्क पता होगा आपको, एंडोन्यूक्लियस जो बीच से कट कर सकता है, एक्सोन्यूक्लियस जो एंड पर से कट करता हुआ जाता है। अगर ये प्रॉपर्टीज एंडोन्यूक्लियस वाली होती तो वो सीधा यहां अगर उसने मुड़ के देखा कि हाँ वहां गड़बड़ है तो वो यहां से हटके पीछे यहां आके बस इसी को करेक्ट कर देता। लेकिन ये एक्सोन्यूक्लियस है तो ऐसा नहीं कर सकता, ये यहीं से कट करना शुरू करेगा, एंड पर से कट करता रहेगा, तब यहां आके इसको हटाएगा, नया लगाएगा और फिर इस एक्टिविटी को गेन कर लेगा और फिर नया बनाता हुआ चलेगा। तो इसके पास ये एक्टिविटी भी होती है, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। तो देखो इस डायग्राम में ये हमारे पास अपना डीएनए पॉलीमरेज, और यहां पर
दिस इज द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव साइट। मतलब यहाँ तो नया बन रहा है, ये तो पाम डोमेन है, फिंगर डोमेन है, थंब डोमेन है। पाम डोमेन में एक छोटा सा पार्ट होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव साइट वाला। तो मानो अगर यहाँ मिस पेयर्ड लास्ट बेस पेयर, ये मिस पेयर्ड रह गया है, तो ये क्या करेगा देखो, अब इस पूरे टेम्पलेट और प्राइमर वाले जंक्शन को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है टूवर्ड द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव साइट। ठीक है, जैसे ही नीचे आता है तो ये वाला पार्ट जो मिस पेयर्ड हुआ था, इसको यहाँ से एक्सोन्यूक्लियस मतलब कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद इस टेम्पलेट को फिर से वहीं पर शिफ्ट कर देंगे जहां पर पॉलीमराइजेशन होता है। तो ये काम होता है, इसको स्लाइड करते हैं, नीचे लेके आते हैं, काम होने के बाद ऊपर फिर स्लाइड करके ये काम फिर से चालू हो जाता है, जो बेसिकली पॉलीमराइजेशन में रहता है। ठीक है जी, कोई डाउट अगर यहां तक हो तो बता दो। हाँ बिल्कुल, 3 प्राइम से रीड करेगा, कट भी वहीं से करेगा, इसलिए बोला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम से रीड करता हुआ और डिलीट करता हुआ चला जाता है। ओके डन, ठीक है। तो ये है एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब आपको मैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में लगभग हमने पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत बातें अगर रह गई हैं तो जब पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो कुछ बेसिक बातें डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट एंड इन यूकैरियोट। तो पहले प्रोकैरियोट में देखो, सो प्रोकैरियोट में बेसिकली 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास 3 एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी देखो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो प्राइमर रिमूव करने के लिए जरूरी है, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो अभी पढ़ के आए हैं प्रूफ रीडिंग के लिए होता है। ठीक है, आगे देखो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस यानी प्रूफ रीडिंग होती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन होता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस यानी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ, इनके पास केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चलती है। ओके एवरीवन, तो ये 5 टाइप के हैं। अब देखो इनके बारे में, हमने देखा सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, इसके बारे में देख लो। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, इसके पास 3 एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन। सेकंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जिसमें करता है प्रूफ रीडिंग। फिर थर्ड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखो ये 5 टू 3 पॉलीमराइजेशन है, ये 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस है। ये कब काम आता है, प्राइमर रिमूव करने में और डीएनए के रिपेयर में। हम आगे पढ़ेंगे रिपेयर मैकेनिज्म, वहां आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बहुत काम आता है डीएनए पोल 1 वहां पर। सो आपने ये एक डीएनए ले लिया है, यहां लगाया है प्राइमर और यहां से अपना नया डीएनए बनना चालू हुआ था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है,
कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन। अगर यहाँ कोई मिसमैच पेयरिंग हो गई है तो यही डीएनए पॉलीमरेज पीछे हटकर जाता है और यहां से चलना शुरू करेगा और इनको हटाता रहेगा, मतलब दो काम कर रहा है। 3 प्राइम से 5 प्राइम मूव कर रहा है और मूव करते करते क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस यानी बेस पेयर को हटा रहा है। क्यों हटाता है? क्योंकि बीच में कहीं मिस पेयरिंग हो गई है, उसको हटाने के लिए। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है बट प्रूफ रीडिंग के लिए है। फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, यानी ये जो प्राइमर लगा है, आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, प्राइमर को पूरा डीएनए बनने के बाद हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है जरूरी है। तो अगर ये प्राइमर अपना डीएनए से बना है, तो प्राइमर दो टाइप से बन सकता है, आरएनए और डीएनए। यदि आरएनए वाला प्राइमर है तो दूसरा एंजाइम लेके आएंगे, आरएनएज एच। बट अगर डीएनए वाला प्राइमर है तो उसको रिमूव करेंगे, तो लेके आते हैं डीएनए पोल 1 को, और ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम मूव करता है, लेकिन कोई प्रूफ रीडिंग के लिए नहीं, इसको हटाने के लिए। और हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम प्राइमर को रिमूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उम्मीद है आगे भी आ सकते हैं। तो डीएनए पोल 1, पहले तुम बस इन तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ लो, अब फिर ये बाद में पढ़ लेंगे कि कौन सा किसके पास है। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अगर प्रूफ रीडिंग करनी है तो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बट एक्सोन्यूक्लियस। प्राइमर रिमूव करना है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लेकिन एक्सोन्यूक्लियस। तो ये तीन है। तो अपना डीएनए पोल 1 जो है उसके पास तीनों प्रॉपर्टीज है, पॉलीमराइजेशन की भी, एक्सोन्यूक्लियस की भी। जो डीएनए पोल 2 है उसके पास केवल दो है, मतलब ये जो है ना हमने पढ़ा अभी 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, प्राइमर रिमूव करना, ये केवल और केवल डीएनए पोल 1 के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। डीएनए पोल 2 के पास प्रूफ रीडिंग है और पॉलीमराइजेशन है। डीएनए पोल 3 के पास प्रूफ रीडिंग है, पॉलीमराइजेशन है। और जो डीएनए पॉलीमरेज 4th और 5th है उनके पास तो केवल और केवल पॉलीमराइजेशन है। तो जहां पर भी ये रेप्लिकेशन करेंगे वो बहुत गलत होने के चांस है, वहां एरर बहुत मिलेंगे, क्योंकि गलती कोई हो गई है तो प्रूफ रीडिंग तो ये कर नहीं पा रहे हैं। तो जो रेप्लिकेशन डीएनए पोल 4th 5th से हुआ है उसमें बहुत ज्यादा एरर मिलते हैं। ठीक है, तो मेन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो डीएनए पोल 3 है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा है। जैसे आप देखोगे ये दोनों बिल्कुल सेम है, डीएनए पोल 2 और 3। हमने 3 इस्तेमाल करना होता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा है, ये बहुत जल्दी चीजों को ऐड करता है। हालांकि सेकंड वाला ये स्लो है, फर्स्ट वाला भी स्लो है और ये तो एरर प्रोन है, तो इसलिए 3rd वाला ज्यादा यूज किया जाता है। पोल 1 को हम केवल कब यूज करेंगे? जब हमें प्राइमर रिमूव करवाना हो, बस। बाकी काम तो डीएनए पोल 3rd खुद कर ही लेता है। ओके, हाँ, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना, डीएनए पोल 1, पोल 2, 3, 4, 5, ये सारे अभी मैं तुम्हें प्रोकैरियोट के ही पढ़ा रही हूँ। पोल 1 के पास 3 प्राइम टू 5 एक्सो, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, पोल 1 के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम यूनिक नहीं है, ये सबके पास है 4th 5th को छोड़ करके। डीएनए पोल 1 के पास जो यूनिक फीचर है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। डन एवरीवन। तो यहां शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है? केवल बस ये टेबल ड्रॉ करोगे, केवल बस ये टेबल ड्रॉ करते हुए आप डीएनए पोल के बारे में, ये दोनों टेबल, ये दोनों बहुत जरूरी टेबल हैं जो आप करने वाले हैं, लिखेंगे। तो यहां तो हमने देख लिया डीएनए पॉलीमरेज के टाइप, उनकी एक्टिविटीज, उनके फंक्शन क्या है वो इस वाली टेबल में दिए हैं। तो देखिए डीएनए ईगोलाई के अंदर बात हो रही है, डीएनए पोल 1 जो है उसके पास एक ही सब यूनिट होती है, ये आरएनए के प्राइमर को, मतलब आरएनए प्राइमर रिमूवल होता है और डीएनए रिपेयर में मदद करता है। पोल 2 जिसका नाम डिन ए भी है, ये डीएनए रिपेयर में मदद करता है। पोल 3 जो है, पोल 3 ये कोर होता है, मतलब ये क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन में। पोल 3 होलो एंजाइम फॉर्म में होता है तो भी क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन। पोल 4th और 5th जो है
ये डीएनए के रिपेयर में ट्रांसलीशन सिंथेसिस होती है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। जब हमारे डीएनए में बड़ा डैमेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन सिंथेसिस, वहां पर होती है। उस दौरान हम पोल फोर्थ फिफ्थ को ही लेके आते हैं डीएनए बनवाने के लिए। तो जो फोर्थ फिफ्थ है वो टीएलएस करते हैं, यानी ट्रांसलेशन सिंथेसिस में मदद करते हैं। डीएनए रिपेयर का ही एक पार्ट है ये, और ये क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन में। ओके एवरीवन, बोलिए कोई डाउट है यहां तक तो फटाफट बता दीजिए। इसके बाद फिर एक बात और पढ़ा रही हूं। ओके, हाँ जी, एक और जरूरी बात। हमने कहा डीएनए पोल 1, हमने कहा जो अपना डीएनए पोल 1 है उसके पास एक यूनिक फीचर है। बस केवल हम यूनिक फीचर चाहते हैं, क्योंकि बाकी दो फीचर तो हमारे जो कोर एंजाइम है उनके पास भी है। हमें बस उनके एक फीचर जो है यूनिक वाला, कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, हमें वो चाहिए। तो देखा गया कि जब हम एक प्रोटीज है, नाम है सबटिलिसिन, ये एक अपना प्रोटीज है, इससे यदि हम अपने डीएनए पोल 1 को डिग्रेड करवा देते हैं तो 2 फ्रेगमेंट में हमारा डीएनए पोल 1 डिग्रेड हो जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का फ्रेगमेंट बन जाता है प्रोड्यूस बाय द एंजाइम क्लीवेज विद प्रोटीएज सबटिलिसिन। रिटेन 5 प्राइम टू 3, 3 एक्टिविटी है ना, 5 प्राइम टू 3 पॉलीमराइजेशन और 3 प्राइम टू 5 प्रूफ रीडिंग, ये तो एक पार्ट में आ जाती हैं। और जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस वाली जो है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट में चली जाती है। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट के पास पॉलीमराइजेशन प्रूफ रीडिंग नहीं होता और लार्ज वाले के पास एक्सोन्यूक्लियस नहीं होता। तो फिर जैसे ये देखो, ठीक है, तो डीएनए पोल 1 की बात कर रहे हैं। डीएनए पोल 1, तो ये अपना एक एंजाइम है, इसके पास 3 साइट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। हमने इसको डिग्रेड किया प्रोटीएज से, तो हमने पाया कि 2 एक्टिविटी वाला फ्रेगमेंट एक साइड, एक एक्टिविटी वाला फ्रेगमेंट एक साइड। तो यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग, यहां केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर रिमूवल। ठीक है जी, बस फिर जहां जहां हमें प्राइमर रिमूव करना है तो सारे को ना भेज करके केवल इसको भेज देते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए एक्टिविटी वो उसके पास है ही, तो ऐसे डिग्रेड भी किया जाता है। ठीक है जी, नंबर ऑफ सब यूनिट देखो कुछ नहीं है, बस ये बताया है कि अपना जो डीएनए है ना, डीएनए पॉलीमरेज, इनके पास सब यूनिट कितनी है काम करने के लिए। जैसे पढ़ते हैं ना कि सब यूनिट्स कितनी है जो डोमेन की तरह बिहेव कर रही, वो यहाँ बस ये सब यूनिट दी गई है। पोल 1 के पास 1 होती है, 2 के पास 1, 3 के पास 3, और पोल 3 जो होल एंजाइम है उसके पास 9, बाकी इसके पास 1, इसके पास 3। डन एवरीवन, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी ये आ गए हैं डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक। अभी तक पढ़ा प्रोकैरियोटिक का, ये है यूकैरियोटिक का। देखो क्या होता है, इसमें कई सारे टाइप हैं। पोल ए है, पोल बी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा, और ये मुझे नहीं पता ये क्या है। फिर है अपना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, लैम्डा होता है शायद, म्यू है, कापा है, ये नहीं मुझे पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता। चलो देखते हैं इनके बारे में। सो पॉलीमरेज अल्फा जो है इसके पास 4 सब यूनिट होती है। काम क्या करेगा, प्राइमर सिंथेसिस ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट के अंदर। सो देखो, यूकैरियोट में प्राइमर अगर हमें बनवाना है, डीएनए वाला प्राइमर बनवाना है, तो हम पॉलीमरेज अल्फा को लेके आएंगे। ठीक है, तो जो काम हमारा जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है उसमें हम आरएनए को
जो प्राइमेज है उसको लेके आते हैं, अगर डीएनए वाला बनाना है तो हम पॉलीमरेज अल्फा को लेकर के आएंगे। फिर है पॉलीमरेज बीटा, ये क्या करता है, बेस एक्ससिजन रिपेयर में, जो रिपेयरिंग वाला सिस्टम है वहां पर ये मदद करेगा। फिर पॉलीमरेज जो गामा है उसके पास 3 सब यूनिट होती है और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में और रिपेयर दोनों में मदद करता है, बट कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहीं पर बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा के पास 2 से 3 हो सकती हैं और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड आएंगे। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है डीएनए सिंथेसिस का न्यूक्लियोटाइड एंड बेस एक्ससिजन रिपेयर में। सो जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसको बनाने में पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आता है। एप्सिलॉन कहाँ आएगा, जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड और बेस एक्ससिजन रिपेयर में भी ये मदद करता है। फिर जो पॉलीमरेज थीटा है ये डीएनए रिपेयर ऑफ द क्रॉस लिंक, जो भाई ये मुझे नहीं पता, मुझे देखकर बताना पड़ेगा, तुम्हें पता है तो बताओ। कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, बताओ तो बताओ, मुझे मुझे तो नहीं पता, मैं देख करके बता दूंगी। टाउ टी, ओके, अच्छा ये टाउ है, ईटा है, ईटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन थीटा, और फिर ये है ईटा, ओके। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, एक मिनट रुकिए। अभी ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। अभी ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। चलो ठीक है, ईटा होगा जीटा होगा, मैं खुद ही चेक करके बताऊंगी, तुम तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हो। कोई नहीं, रहने दो तुम, मैं खुद देख लूंगी। कोई नहीं, तुम रहने दो बस, मैं खुद देख लूंगी, खुद चेक करके तुम्हें बता दूंगी। पीडीएफ जब तुम्हें मिलेगी ना उसमें मैं लिख के बता दूंगी, ठीक है।
अभी ठीक है? हाँ बोलो, क्या डाउट है? डन। आवाज थोड़ी कम है क्या? डन। आवाज थोड़ी कम है क्या? नहीं ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके डन। ओके, सब ठीक है। जी मैं पूरा तेज कर चुकी हूँ, इससे शायद तेज तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। अभी तो इससे ही पढ़ लो, बाकी अगर ज्यादा तेज हो पाया तो मैं बता दूंगी। हाँ, अब तक बस मैंने ये पढ़ाया है कि जितने भी सारे लिखे हुए हैं अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज हैं जो अलग अलग काम में मदद कर रहे होते हैं। इनमें से जो अपना पॉलीमरेज गामा है, डेल्टा है और एप्सिलॉन है, बेसिकली ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस में। जैसे गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को रेप्लिकेट करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। जो डेल्टा वाला है वो लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड एंड बेस एक्सचिजन रिपेयर में। और जो एप्सिलॉन वाला है ये लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड एंड बेस एक्सचिजन रिपेयर में। बाकी सारे रिपेयर में ही मदद कर रहे होते हैं। तो ये सारे नाम, ये सारी टेबल आपको ड्रॉ करके लिखनी है और याद करनी है। ठीक है? नहीं देखो, जितने भी प्राइमर हैं जो हमने पढ़े ना, डीएनए पोल 2 है, 3 है, इनका काम है बस बनाने का। अगर हम पोल 2 को लेके आ रहे हैं या 3 को लेके आ रहे हैं, बस वो बनाएंगे और प्रूफ रीडिंग करेंगे। प्राइमर को रिमूव करने का काम बाद में हम डीएनए पोल 1 को ले जाकर के प्राइमर रिमूव करवा देंगे। जो पोल 3 है वो केवल बनाएगा और प्रूफ रीडिंग करेगा। प्राइमर को रिमूव करने के लिए हम डीएनए पोल 1 को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो वहां से हटा देगा उसको। ठीक है? प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी पोल 1 के पास है, फिर मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम पोल 3 को क्यों मानते हैं? अरे जो मेन पोलीमराइजेशन है वो तो पोल 3 ही कर रहा है ना। डीएनए पोल 1 आकर के बस प्राइमर रिमूव कर देता है। डीएनए पोल 3 मेन काम कर रहा है। जो डीएनए बन रहा है वो पोल 3 बनाता है और प्रूफ रीडिंग भी करता है। रिमूव करने का काम केवल पोल 1 को बुला करके कर लेंगे। ठीक है? डन। पोल 1 मिस पेयर डीएनए को कट करता है तो गैप फिलिंग कौन करवाता है? गैप फिलिंग के लिए ये खुद भी, क्योंकि इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी भी तो है, इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है, तो वो गैप को फिल भी कर देता है और लास्ट में ऐड करने का काम लाइगेज कर देता है। प्राइमेज आरएनए प्राइमर को ऐड करता है, डीएनए पोल 1 जो है अपना वो रिमूव करने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये अपने टाइप्स हो गए हैं डीएनए पॉलीमरेज के। अब आगे देखो, एंजाइम जो फंक्शन कर रहे हैं रेप्लिकेशन फोक पर। आगे हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन फोक जब मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो कुछ एंजाइम आते हैं। जैसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, प्राइमेज इकोलाई के अंदर, ईस्ट के अंदर, ह्यूमन के अंदर।
इकोलाई के अंदर प्राइमेज वाला काम यानी प्राइमर बनाने का काम अपना डीएनए जी करता है। नाम क्या दे दिया गया है? डीएनए जी। ईस्ट के अंदर ये काम प्राइमेज करता है, नाम है PRI1 PRI2, और ह्यूमन के अंदर उसका नाम केवल प्राइमेज है। फिर डीएनए हेलिकेज का नाम इकोलाई के अंदर दिया गया है डीएनए बी, ईस्ट के अंदर MCM 227 कॉम्प्लेक्स और ह्यूमन के अंदर MCM 227 कॉम्प्लेक्स सेम। SSB जो है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, वो यहाँ पर भी SSB है, यहाँ RPA है और यहाँ पर भी RPA है। टोपो आइसोमेरेज यहाँ टोपो 1 गायरेज बोलते हैं, यहाँ टोपो 1 2 और यहाँ पर भी टोपो 1 2। ये आपको नाम भी याद होने चाहिए, नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। सो प्राइमेज डीएनए जी, यहाँ प्राइमेज वहां प्राइमेज, डीएनए हेलिकेज डीएनए बी बोलते हैं, यहाँ MCM 227 कॉम्प्लेक्स, वहां भी MCM 227 कॉम्प्लेक्स। SSB को यहाँ SSB ही बोलते हैं। काम देखो सबके सेम है, नाम अलग हो जा रहे हैं, RPA है RPA है। टोपो आइसोमेरेज को यहाँ टोपो आइसोमेरेज 1 गायरेज बोलते हैं, इसको टोपो 1 एंड 2 बोलते हैं, इसको भी टोपो आइसोमेरेज 1 और 2 होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ओवरव्यू में आपको एक बार बता दे रही हूं पूरे रेप्लिकेशन का ओवरव्यू, बाकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है बट एक ओवरव्यू में आपको दे रही हूं। अब आप सभी का ध्यान सारा यहीं पर रहेगा कि क्या ओवरव्यू है रेप्लिकेशन। तो मान लीजिए ये अपना एक डीएनए है कंप्लीट और मुझे इस डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी रेप्लिकेशन करवा दूंगी। एक मेन साइट होती है, एक मेन साइट होती है, उसको बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी, बस फर्क इतना है प्रोकैरियोट में केवल एक ही ओराई होती है, जबकि यूकैरियोट में बहुत सारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी ओराई साइट होती है। ठीक है, अब देखो ओराई आ गया है, ये हो गया है अपना ओराई साइट। यहां पर ओराई साइट पर सबसे पहले आता है ORC, ओराई रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ORC आता है, ओराई रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स आता है। फिर यहां पर आता है अपना हेलिकेज, हेलिकेज आ गया है। अब हेलिकेज आकर के जो बीच के डबल बॉन्ड है उनको तोड़ देता, हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको अलग कर देता है और अपना डीएनए ऐसे ओपन अप हो गया है। लेकिन याद रखिएगा सारा डीएनए एक साथ ओपन अप नहीं होता है, हेलिकेज आगे मूव करता रहता है, ओपन करता रहता है। तो यह मान लीजिए यहां पर है अपनी ओराई साइट, तो अपना जो डीएनए है कुछ इस तरीके से था। जब ये ओपन अप होना शुरू होता है तो यहाँ इससे पहले भी अभी कोइलिंग है, इसके बाद भी अभी कोइलिंग है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ये कैसा है? बबल जैसा है, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक, ये यहाँ ओराई साइट है दोनों में। ठीक, और यहाँ पर बॉन्ड जो है ब्रेक हो गए हैं। अब आगे की रिएक्शन चालू होती है। अब हम लेके आएंगे प्राइमेज को और प्राइमेज बनाएगा प्राइमर, प्राइमेज बनाता है प्राइमर, प्राइमर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो अपना डीएनए हमने यहां बनाया है, इसमें से हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, इतना पार्ट अलग पढ़ते हैं, इतना पार्ट अलग पढ़ते हैं, बट होता वो सेम है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अलग अलग करके। तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, थोड़ा और इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये रेप्लिकेशन बबल का हाफ हिस्सा है, ऐसा ही सेम यहां पर होता है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। तो एक रेप्लिकेशन बबल के अंदर 2 रेप्लिकेशन फोक होती हैं, एक हमने आधी ले ली है। मान लीजिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये मान लेते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब प्राइमर को ऐड करने की बात आई, प्राइमर कहाँ ऐड होगा? ये प्राइमर यहां ऐड हो जाएगा आराम से 5 प्राइम पर यहां, और यहां आ गया है 3 प्राइम। लेकिन क्या यहां ऐड कर सकते हैं प्राइमर को? यहां तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एंटी पैरेलल नहीं बनेगा। तो इस केस में प्राइमर की जो एडिशन है
वो यहां पर होगा, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। मुझे बताओ एक बार यहां तक कोई डाउट? हालांकि बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, ये बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि रेप्लिकेशन ऐसे होता है, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। और आई साइट पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, हेलिकेज की स्ट्रक्चर है, प्राइमेज कैसे काम करता है, सब पढ़ेंगे। ओवरव्यू समझो कि पहले ओराई साइट है, वहीं पर ओआरसी आता है, हेलिकेज आता है, हेलिकेज आकर के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो अपना जो पार्ट है वो बबल हो जाता है, मतलब अलग अलग हो गए हैं ना दोनों। और फिर यहीं पर एसएसबीपी आकर के अटैच्ड भी हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये फिर से री एनलिंग ना कर ले, तो वो बबल की तरह दिखाई देते हैं, रेप्लिकेशन बबल। पढ़ने के लिए हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इस आधे पार्ट को रेप्लिकेशन फोक बोल रहे हैं, जिसमें कि एक प्राइमर यहां आकर के अटैच्ड हुआ, एक प्राइमर यहां, तो ये तो एक फोक की बात कर रहे हैं। अगर मैं पूरा बबल बना दूं तो लाइक दिस, तो ये मान लीजिए हमने क्या लिया था 5 प्राइम, ये लिया था 3 प्राइम, ये लिया था 3 प्राइम, ये लिया था 5 प्राइम, यहां पर था अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, ये 3 है तो यहाँ 5, तो एक प्राइमर का बाइंडिंग यहां हुआ था जो कि 5 प्राइम है, एक का बाइंडिंग यहां हुआ जो कि 5 प्राइम है, और ये 3 वाला है। ठीक है, एक तो यहां हो गया है। यहीं पर अगर बात करें दूसरे फोक में क्या चलेगा, दूसरी फोक को कुछ आप इस तरीके से ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ, दूसरी फोक कुछ इस तरीके से आएगी, जिसमें कि ये क्या है 3 प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा। ये क्या है 5 प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम। तो एक प्राइमर तो सीधा यहां बाइंड हो जाएगा 5 प्राइम पर, लेकिन एक यहां पर होगा जो कि 5 होगा। यानी इस केस में अगर आधी फोक की बात करें तो एक प्राइमर तो लगेगा यहां पर और एक प्राइमर लगेगा यहां पर। डन एवरीवन? बताएं एक बार, यहां तक बातें आ गई समझ? ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक फोक को दिखाएं तो ऐसे होगा, पूरे बबल में चीजें इस तरीके से चल रही हैं। अब आगे बढ़ाते हैं इसका रेप्लिकेशन। तो हमने यहां तक बना लिया है कि एक हमारे पास पूरा कॉइल्ड फॉर्म में अपना डीएनए है, बट ये पार्ट जो है ओपन है, हो गया था। और ओपन होने के बाद हमने क्या लिया था यहाँ, ठीक 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम। तो एक तो सीधा प्राइमर यहां लग गया था 5, एक हमने लगाना पड़ा था यहाँ 5। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, आकर के यहाँ ऐड करेगा नया, यहां तक ऐड कर दिया नया। इतना काम हो गया है। अब आगे चीजें थोड़ी रुक गई हैं क्योंकि हेलिकेज ओपन करता हुआ जा रहा है। तो अब हमने इस पार्ट को थोड़ा और ओपन अप करके दिखाना है। अब थोड़ा हेलिकेज क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है, काम करता हुआ जा रहा है, तो थोड़ा और चीजें आगे बढ़ गई हैं। ये था 3 प्राइम, एक प्राइमर लगा था यहाँ 5 और एक लगा था यहाँ पर। ये वाला पार्ट जो ना, ये वाला मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो यहाँ नया एडिशन हो करके ये बन गया था पूरा, जिसमें कि ये अपना 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम, और यहाँ पर एडिशन हो गया था। ठीक, अब हेलिकेज ने इतना और ओपन अप कर दिया है, तो जब ओपन अप कर दिया है तो ये 5 प्राइम है, तो ऑफ कोर्स ये 3 प्राइम होगा, ये 5 है तो ये 3 था, तो 3 प्राइम यहाँ अवेलेबल है, यहाँ सीधा एडिशन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ सीधा एडिशन होगा ऐसे। लेकिन क्या यहां से भी एडिशन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एडिशन करने के लिए हमें 3 प्राइम OH चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, 5 प्राइम है। तो यहाँ एक नया प्राइमर फिर से ऐड होगा और फिर एक और ऐसे स्टैंड बनता हुआ चला जाएगा यहां तक। ठीक, अब फिर से ओपन करेंगे, फिर से ओपन अप करेंगे अपने डीएनए को।
यहां हमने एक प्राइमर लगाया था, 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम, एक प्राइमर लगाया था। अब तक सारा रिएक्शन इस एक प्राइमर से ही कंटिन्यू चल रहा है, बट तब तक हमने एक तो यहां लगाया था, ये फर्स्ट वाला है ना 5 प्राइम, और यहां डीएनए बना था। फिर हमने दूसरा लगाया, आवाज तो आ रही है ना, ठीक है। फिर हमने यहां लगाया, फिर हमने एक प्राइमर यहां लगाया 5 प्राइम। तो ऐसे देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली बनता जा रहा है और बनता रहेगा। ये वाला स्ट्रैंड हाफ हाफ और हाफ फ्रेगमेंट की फॉर्म में बन रहा है, तो इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस या फिर इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। इसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये धीरे धीरे बन रहा है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या फिर लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लैग करके चल रहा है। आप लोग बोलते हैं जब लाइव क्लास में चीजें रुक जाती हैं तो कहते हैं ना कि लैगिंग हो रहा है, मतलब चीजें रुक रही हैं, तो ये लैग करके बन रहा है डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, लीडिंग है। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स इसकी, क्योंकि इसको बार बार प्राइमर नहीं बनाने पड़ रहे हैं, यहाँ पर प्राइमर बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्पीडली मूव करेगा, ये थोड़ा सा लैग करके मूव कर रहा है, ठीक। तो एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, जिन्होंने पहली बार ये हमें बताया था कि एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस मूव करता है लेकिन दूसरा स्ट्रैंड फ्रेगमेंट में बनता है, तो इसीलिए इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट हम इन्हें कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में है और ओकाजाकी ने पहली बार हमें बताया था। ओके एवरीवन, डन हो गई बातें। अब एक सवाल है तुम लोगों के लिए, लैगिंग में डिसकंटिन्यूअस में कोई डिफरेंस नहीं है, बात सेम है, मतलब वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं मूव कर रहा है, फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, और उसको रुकना पड़ता है क्योंकि हर बार एक नया प्राइमर बनाना है तो रुकना पड़ता है। डन हो गया है। चलो सवाल पूछती हूं, एक स्ट्रैंड लीडिंग है, दूसरा लैगिंग है, ये जो लैगिंग है वो किस वजह से है? किस कमी की वजह से ऐसा हुआ, या फिर कौन सी बात है जिसकी वजह से एक लीडिंग है और एक लैगिंग है? एक लीडिंग है और एक लैगिंग है, कारण क्या है? बताइए। बार बार प्राइमर ऐड करना पड़ता है, 5 प्राइम पर एडिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। हाँ देखो, इसका ना सबसे मेन कारण क्या है? फ्रेगमेंटेड रेप्लिकेशन का मेन कारण है, फ्रेगमेंटेड रेप्लिकेशन का मेन कारण है होल डीएनए नॉट ओपन एट वन टाइम, ये मेन कारण है। सारा डीएनए एक साथ में ओपन नहीं होता है, तो ये कारण है कि एक लैगिंग होता है एक लीडिंग। जैसे देखो एक बात समझो, तो मानो ये हमारे पास टोटल डीएनए, बस टोटल ही डीएनए मेरे पास ये है, ये सारा एक बार ओपन कर दिया हमने, सारा एक बार ओपन हो गया, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम,
ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। एक प्राइमर लगा दोगे यहां पर, एक प्राइमर लगा दोगे यहां पर, तो ये सीधा मूव करेगा, ये सीधा बढ़ेगा। क्या यहां कोई कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस आया? नहीं। तो क्योंकि सारा डीएनए एक साथ ओपन कर दिया है। लेकिन इस केस में या फिर जो नेचुरली होता है, सारा डीएनए एक साथ ओपन नहीं होता है। अगर सारा डीएनए एक साथ ओपन हो जाए तो एक ही बार प्राइमर इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर ये इतना ओपन रहता पहले से ही तो मैं एक प्राइमर यहां लगाती और एक लगाती यहां पर, ये सीधा ना मूव करता, बीच में इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, और ये भी सीधा मूव करता। अब इतने फ्रेगमेंट क्यों बने हैं? फ्रेगमेंट से मतलब है इतना फ्रेगमेंट बना है, मतलब फर्स्ट टाइम में केवल इतना ही ओपन हो पाया था, सेकंड में केवल इतना ही ओपन हो पाया, थर्ड में केवल इतना ही ओपन हो पाया। सो फ्रेगमेंटेड रेप्लिकेशन इसलिए होता है क्योंकि सारा डीएनए एक साथ ओपन नहीं हुआ है। समझ गए हो? हाँ, एक तरीके से ना तुम हेलिकेज की कमी मान सकते हो कि जो रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंटेड रेप्लिकेशन है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ हेलिकेज, कि हेलिकेज सारा डीएनए एक साथ में ओपन नहीं कर पाता है। जितना ज्यादा वो ओपन करेगा उतना ही बड़ा फ्रेगमेंट बनेगा, जितना ज्यादा वो ओपन करेगा उतना ही बड़ा फ्रेगमेंट बनेगा। अगर वो बहुत कम ओपन कर रहा है तो छोटा फ्रेगमेंट बनेगा, है ना? ठीक, डन। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैम सेकेंड स्ट्रैंड एक साथ कैसे कंप्लीट होगी? वन स्ट्रैंड, हाँ जी बिल्कुल विष्णुप्रिया, मैं इसका आंसर भी दूंगी जब मैं कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी ना अपने डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज, एक ही डीएनए पॉलीमरेज आकर के दोनों स्ट्रैंड को बनाता है, उसका पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने केवल ओवरव्यू दिया है। ठीक है। हम्म। हाँ, दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं। चलो आगे देखो, ये यहां तक कंप्लीट हो गया है। ओवरव्यू आप सब जान गए हैं। ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। अब जरा इसको कंप्लीट करते हैं अपने बबल के साथ में। जो रेप्लिकेशन बबल बना था ना, अब की बार उस तरीके से पढ़ रहे हैं। अरे यार, इतना गंदा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ठीक है, ये हो गया। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और आई यहां है तो ये 3 प्राइम, और ये इसी का ही इधर वाला पार्ट 5 प्राइम। ऐसे ही यहाँ बात करें 3 प्राइम तो और आई वाले पार्ट पर यहाँ 5 प्राइम, इसी के साइड वाला 3 प्राइम, और फिर ये इस तरीके से कंप्लीट। तो एक प्राइमर हमने यहां बनाया था, एक प्राइमर यहां बनता है और एक प्राइमर यहां, एक प्राइमर यहां, एक प्राइमर यहां, है ना? तो ये हमें पता है, ये तो कॉन्टिन्यूअस मूव करता हुआ चला जाएगा लाइक दिस। ये बनता है फ्रेगमेंट में। तो मैं डायरेक्ट अब आपको फ्रेगमेंट दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, ये 3 प्राइम है, ये कॉन्टिन्यूअस मूव करता रहेगा। लेकिन ये फ्रेगमेंटेड में रहेगा। ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड हमेशा लीडिंग ही होगा। एक रेप्लिकेशन फोक की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें अगर ये लीडिंग है लैगिंग है तो दूसरा उसी का जो पार्ट होता है वो लैगिंग होता है और ये लीडिंग होता है। यानी पूरा अगर कंप्लीट देखा जाए तो कुछ इस तरीके से है, ये
लीडिंग है, लीड करेगा, तो ये वाला पार्ट लैग करेगा। यहां ये लैग कर रहा है तो ओराई से ये लीड करेगा। ऐसे पूरा फोक, पूरा बबल तैयार होता है। ठीक है जी। अब यहीं पर हमने ये एक ओराई की बात की है, चलो इसी को थोड़ा सा ये तो हमने एक बबल की बात की है, ऐसे और भी, क्योंकि हम कह रहे हैं बहुत सारी ओराई साइट है तो और भी होंगी इससे अलग। तो ये तो एक हो गया है। ऐसे यहां मान के चलोगे, ऐसे इस तरीके से, तो ये इस तरफ बढ़ता रहेगा, ये इस तरफ बढ़ता रहेगा, और फाइनली आकर के इनको मिक्स कर दिया जाता है। जब ये सारे टोटल मिक्स होंगे तो फिर कुछ इस तरीके से, ये दोनों को मैं मिक्स कर रही हूं अब। तो ये वाला देखो कैसे था, यहां मान लो ये ओराई थी, ये इसकी ओराई थी, तो यहां ये कॉन्टिन्यूअस चला है और ये चला है डिसकॉन्टिन्यूअस यहां तक, फिर ये डिसकॉन्टिन्यूअस चला है, फिर इस ओराई का ये कॉन्टिन्यूअस चला है, इसका ये डिसकॉन्टिन्यूअस चला है, फिर यहां पर ये इतना कॉन्टिन्यूअस था। अगर मैं इस रेप्लिकेशन की बात करूंगी तो ये यहां डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा। वेट वेट, ये अगर ऐसे चल रहा है तो ये भी ऐसे चलेगा, ठीक है, और फिर यहां ये कॉन्टिन्यूअस। समझ गए हो? फिर फाइनली आके मिक्स हो जाते हैं, पूरा डीएनए इस तरीके से रेप्लिकेट होता है। मुझे बता दो यहां तक कोई डाउट तो नहीं? यूकैरियोट में मल्टीपल होती हैं, अपने प्रोकैरियोट में एक होती है। प्रोकैरियोट में एक है तो उसमें अकेला ही काम होता रहेगा। प्रोकैरियोट में अगर एक है ना, तो प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है इस तरीके से, तो यहां बनता है ऐसे रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। तो बस एक इधर चालू हो जाती है, एक इधर, वो ऐसे मूव करती रहेगी, ऐसे मूव करती रहेगी, फाइनली आके मीट हो जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट में इस तरीके से होता है। यूकैरियोट में तो बहुत सारी होती है अविनाश, प्रोकैरियोट में एक होती है। हाँ जी, ठीक है। सो लीडिंग वाला लीड क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें 3 प्राइम OH हमेशा अवेलेबल रहता है। चलिए ठीक है, तो ये ओवरव्यू हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन फोक। अब बस ये डायग्राम देख लो एक बार। The junction between the newly separated template strand and the unreplicated duplex DNA is known as the replication fork. जैसे ये अपना पूरा डीएनए अभी तो पूरा कोल्ड फॉर्म में है, लेकिन ये वाला ओपन हो गया है, इसी को आप बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। यहां पर ये रेप्लिकेशन फोक है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्रो कर रहा है तो ये लीडिंग है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रो कर रहा है तो ये आपका नॉन लीडिंग या फिर लैगिंग है। हाँ, वो सब पढ़ाए जाएंगे, थीटा मोड भी, रोलिंग सर्कल भी, वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है जी, तो ये रेप्लिकेशन फोक इस तरीके से बनती है। तो ये देखो, ये है अपना एक प्राइमर लगा है, लगातार बढ़ता जाएगा, जबकि यहां पर जितना ओपन होता है उसके हिसाब से, पहले प्राइमर यहां लगा तो ये बढ़ा, फिर यहाँ प्राइमर लगा तो ये बढ़ा, यहाँ प्राइमर लगा तो ये बढ़ा। अच्छा, एक बात और समझो इस डायग्राम में। हाँ, कहाँ था अपना रेप्लिकेशन फोक? ये रहा, है ना। तो दोनों की डायरेक्शन भी अलग हो जाती है, ये तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में बनाता है, लेकिन ये बनाता है इस डायरेक्शन में।
तो दोनों की डायरेक्शन भी अलग हो जाएंगी, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो ये है रेप्लिकेशन फोक। आगे देखो, ऐसे एंजाइम जो रेप्लिकेशन फोक पर काम करते हैं। हेलिकेज काम करेगा डीएनए को अनबाइंड करने के लिए, एसएसबीपीज आएंगे स्टेबलाइज करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, टोपोआइसोमेरेज आएगा सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए, प्राइमेज आएगा प्राइमर बनाने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज आएगा नया डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए, फिर स्लाइडिंग क्लैंप होते हैं जो कि लोड पॉलीमरेज को डीएनए पर होल्ड करते हैं, डीएनए लाइगेज आएगा जो कि डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करेगा, और आरएनएज एच आता है जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है यूकैरियोट के अंदर। तो ये सारे एंजाइम आकर रेप्लिकेशन फोक पर ही काम करते हैं। हाँ, प्राइमर कब हटेगा वो भी बताया जाएगा सुमन, सब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ डीएनए हेलिकेज। तो जितने भी एंजाइम हमने देखे हैं ना, हेलिकेज, एसएसबीपी, टोपोआइसोमेरेज, प्राइमेज, हालांकि ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये सारे जो हैं सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज से अलग भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, डीएनए हेलिकेज को एमसीएम बोलते हैं, यानी मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। और ये एमसीएम हेलिकेज कहाँ मिलता है? यूकैरियोट के अंदर मिलता है। सो एमसीएम हेलिकेज इज अ यूकैरियोटिक रेप्लिकेटिव हेलिकेज, एसेंशियल होता है फॉर अनवाइंडिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द रेप्लिकेशन फोक टू अलाउ द डीएनए सिंथेसिस। कंपोजिशन स्ट्रक्चर देखो, जो एमसीएम हेलिकेज है वो बना होता है 6 डिफरेंट सब यूनिट से, एमसीएम 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक हेक्सामेरिक रिंग बन जाती है, एक ऐसे रिंग बन जाती है जिसमें कि 6 यूनिट हैं, 2 से लगा करके 7 तक। These सब यूनिट्स फॉर्म अ हेट्रो हेक्सामेरिक रिंग स्ट्रक्चर। हर एक सब यूनिट के पास वो बिलोंग करते हैं ट्रिपल ए पॉजिटिव एटीपीएज फैमिली से, यानी ये सारे जितने भी एमसीएम 2 से लेकर 7 तक हमने देखे हैं, इन सभी के पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है, यानी ये एटीपी से बाइंड करते हैं, उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, एनर्जी को एक्वायर करते हैं, और फिर उसी एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। So each subunit belong to the AAA plus ATPase family with ATP binding and hydrolysis activities, जो कि नेसेसरी होती है हेलिकेज के मूवमेंट के लिए और ब्रेकडाउन के लिए। रिंग शेप स्ट्रक्चर, इट इनसर्कल द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड मूव इन द 3' to 5' डायरेक्शन द लीडिंग स्ट्रैंड। यानी यूकैरियोट के अंदर जो हेलिकेज होता है वो किस पर लगा है? जिस साइड लीडिंग स्ट्रैंड मूव करता है वो उस साइड मूव कर रहा है, अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे। तो देखो आगे स्टेप बाय स्टेप रोल क्या है। सबसे पहले होती है लाइसेंसिंग। तो बताएंगे आप एमसीएम हेलिकेज कब लोड होता है। काम तो है उसका एस फेज में, लेकिन वो लोड कब किया जाता है? पढ़ा है हमने, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है। कब? सेल साइकिल में, कि हेलिकेज को लोड कर दिया जाता है जीवन में ही। जब ये डिक्लेयर होता है कि ये सेल डिवाइड करेगा, तो जीवन में ही हम अपने हेलिकेज को लोड करवा देते हैं हर एक ओराई साइट पर। सो देखो, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जीवन फेज में, इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। इन अर्ली जीवन फेज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC बाइंड टू द रेप्लिकेशन ओरिजिन, जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है उस पर आकर ORC बाइंड हो जाता है। ORC रिक्रूट करता है CDC6 और CDT1 को, जो आते हैं विच टुगेदर हेल्प लोड द MCM 2 to 7। यानी ये CDC6 और CDT1 ये हेलिकेज लोडर होते हैं, ये MCM हेलिकेज को लोड करते हैं ओराई साइट पर। तो सबसे पहले ओराई को रिकॉग्नाइज करता है ORC रिक्रूट करता है CDC6 CDT1 को, ये लोड कर देते हैं एमसीएम हेलिकेज को। कहां पर? डीएनए पर, एज इन इनएक्टिव हेलिकेज। याद रखिएगा ये काम सारा जीवन में हो रहा है, और यहीं पर ORC है, CDC6 है, CDT1 है, एमसीएम हेलिकेज है, इसको बोलते हैं प्री
रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, बिल्कुल, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? एमसीएम इज लोडेड बट इनएक्टिव एट दिस स्टेज। हेलिकेज हमने लोड तो कर दिया है लेकिन फिलहाल इनएक्टिव है। एक्टिव कब होता है? जब एस फेज आता है। जब एस फेज आता है तो कुछ डीएनए डिपेंडेंट काइनेज, कुछ सीडी के एक्टिव होते हैं, वो आकर के हेलिकेज को एक्टिव करते हैं। यानी लोडिंग कब हो गई है? जीवन में ही हो गई है, जिसको बोलते हैं लाइसेंसिंग, है ना। अब होगा एक्टिवेशन। तो लाइसेंसिंग हुआ जीवन फेज में, एक्टिवेशन होगा एस फेज में। सो सीएमजी कॉम्प्लेक्स बनता है। अब तक तो ये खाली एमसीएम हेलिकेज था, अब एक और नया कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं सीएमजी कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही एस फेज शुरू होता है, ऑनसेट होता है एस फेज का, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी सीडीकेज और डीडीकेज यानी DBF4 डिपेंडेंट काइनेज। तो सीडीकेज और डीडीकेज ये एक्टिव होते हैं जैसे ही एस फेज आता है, तो बिकम एक्टिव। डीडीके फोस्फोराइलेट करता है हमारे एमसीएम हेलिकेज की जो यूनिट है उनको फोस्फोराइलेट कर देता है, स्पेशली किसको? MCM4 यूनिट को, which allow the recruitment of CDC25 and GINS। तो जैसे ही MCM का फोस्फोराइलेशन होता है तो फिर ये अट्रैक्ट करता है CDC25 को और GINS को, तभी बनता है हमारे पास CMG कॉम्प्लेक्स। C स्टैंड फॉर CDC25, M स्टैंड फॉर MCM हेलिकेज और G स्टैंड फॉर GINS। लेकिन ये केवल कब होता है? जब एस फेज आती है, क्योंकि जब एस फेज आती है तो कुछ काइनेज एक्टिव होते हैं, वो आकर के हेलिकेज के स्पेशली MCM4 पर फोस्फेट ऐड कर देते हैं। जैसे वहां फोस्फेट ऐड होता है तो CDC25 और GINS वो अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये GINS क्या है? गो इकिनीसन, ये इसका नाम है। SLD5, PSF1, PSF2, PSF3 ये इसकी सब यूनिट्स हैं। टुगेदर MCM, CDC25, GINS ये CMG कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब हमारा हेलिकेज एक्टिव हो गया है। ओके, अब जाकर ये एक्टिव हुआ है। तो सबसे पहले उसकी हुई लाइसेंसिंग जो कि G1 फेज में हुई, फिर हुआ एक्टिवेशन जो कि S फेज में हुआ है। आगे देखिए, अब डीएनए का अनवाइंड करेगा एट रेप्लिकेशन फोक पर। जो CMG है ये मूव करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। एग्जैक्टली ये वो डायरेक्शन है जिसमें हमारा लीडिंग स्ट्रैंड मूव कर रहा है। इसको भी ध्यान से समझना है क्योंकि प्रोकैरियोट में ये चीज अलग है, हम यूकैरियोट में पढ़ रहे हैं ना। तो यूकैरियोट में जो हेलिकेज है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है अलोंग विद द लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ये एटीपी के हाइड्रोलिसिस को यूज करता है सेपरेट करने के लिए डीएनए को। दिस अनवाइंडिंग प्रोवाइड द सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट। इसी अनवाइंडिंग से हमें एक सिंगल स्टैंडर्ड अपना डीएनए स्ट्रैंड मिल जाता है, जिसमें से फिर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आता है लीडिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए, और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आता है लैगिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए। फिर फाइनली रेगुलेशन कैसे करेंगे? जो MCM है टाइटली रेगुलेटेड टू इंश्योर द वन रेप्लिकेशन पर सेल साइकिल। हमने ये सेल साइकिल में भी पढ़ा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है और केवल एस फेज में होता है। इसके पीछे का कारण क्या था कि जो MCM को लोड कर रहे थे, किसने लोड किया था? CDC6 और CDT1 में। तो जैसे ही एस फेज आता है तो आकर के CDC6 CDT1 को इनएक्टिव कर देते हैं ताकि वो फिर से MCM को लोड ना कर दे। सो MCM टाइटली रेगुलेटेड टू इंश्योर वन रेप्लिकेशन पर सेल साइकिल। तो ये जो CDKs हैं और DDKs हैं ये प्रिवेंट करते हैं रीलोडिंग को MCM की ऑन डीएनए आफ्टर इनिशिएशन। कैसे करेंगे? लाइसेंसिंग कैन ओनली अकर इन G1 फेज, नॉट ड्यूरिंग S, G2 और M। सो लाइसेंसिंग केवल और केवल G1 में होती है, ना ही तो S में, ना ही G2 में, ना ही M में। क्योंकि एक इनहिबिटर है जेमिनिन, याद होगा आपको, जेमिनिन एक इनहिबिटर होता है
जो कि CDT1 को एस फेज, जैसे एस फेज आया तो एस फेज आने पर जो अपने CDT1 है उसको ब्लॉक कर देता है जेमिनिन, ताकि वो फिर से लोड ना कर दे। तो जो जेमिनिन होता है ये एस फेज में और G2 फेज में, टोटल एस फेज में, टोटल G1 G2 फेज तक हमारा जेमिनिन बाइंड रहता है CDT1 पे, जिस वजह से ये फिर से लोड नहीं कर पाता। डन एवरीवन। तो इस तरीके से हेलिकेज काम करता है। जैसे देखो डिटेल कॉम्प्लेक्स है, MCM 2 से 7 हेक्सामेरिक रिंग, एक्टिव फॉर्म क्या है CMG यानी CDC25 MCM और GINS। डायरेक्शन क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मेन फंक्शन क्या है DNA को अनबाइंड करना। लोडिंग फेज कौन सा है G1, एक्टिवेशन फेज S, प्रिवेंट करता है री रेप्लिकेशन को थ्रू द टाइट रेगुलेशन बाय लाइसेंसिंग फैक्टर एंड इनहिबिटर्स। तो ये है MCM हेलिकेज इन यूकैरियोट। हाँ हाँ चलिए आगे देखिए। ये तो हो गया है अपना यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट के हेलिकेज का नाम क्या था DNA B। So in prokaryote like E. coli, the main replicative helicase is called DNA B. It play a central role in DNA replication by unwinding the double-stranded DNA at the replication fork. Structure देखो, ये भी 6 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। 6 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं होमोमेरिक हेक्सामर, each with an N-terminal domain जो इंटरेक्ट करता है with other protein like primase, और C-terminal domain जो जिसके पास ATPase एक्टिविटी होती है और DNA बाइंडिंग एक्टिविटी होती है। रिंग की फॉर्मेशन करता है तो DNA B फॉर्म करता है टोटोइडल यानी कि डोनट शेप के स्ट्रक्चर बना लेता है, और द सेंट्रल चैनल ऑफ द रिंग अकोमोडेट द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। जैसे अपना ये DNA है तो इसके चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है और फिर इसी पर मूव करता रहेगा। ATP का हाइड्रोलिसिस करता है। Each subunit has an ATP binding pocket. ATP binding and hydrolysis cause the conformational change that derive the helicase movement along the DNA and unwinding of the helix. So देखो डायरेक्शन क्या है, आगे शायद दिया होगा, एक मिनट। एक बार एक्शन देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले डीएनए को डीएनए पर लोड किया जाता है। सो रेप्लिकेशन बिगिन एट द ओरिजिन, ORI रीजन जो है, वेयर डीएनए ए बाइंड एंड ओपन अप अ शॉर्ट AT रिच रीजन। सबसे पहले हमारी जो ओराई साइट होती है वहां पर आके बाइंड करता है डीएनए ए। डीएनए क्या है ORC है, वो आकर बाइंड करता है AT रिच रीजन पर। फिर डीएनए सी हेलिकेज लोडर होता है जो कि एक AAA ATPase डोमेन रखता है, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द डीएनए बी एंड हेल्प ओपन द रिंग। फिर डीएनए बी और डीएनए सी कॉम्प्लेक्स इज लोडेड ऑन टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द लेगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। Once loaded, फिर डीएनए सी हाइड्रोलिसिस ATP and dissociate, leaving the DNA B on the DNA। तो बेसिकली यहाँ बात ये कही गई है कि अपना जो हेलिकेज है यहाँ, सबसे पहले मान लीजिए ये पूरा अपना डीएनए है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सबसे पहले यहाँ ORC आता है जिसको बोला जाता है डीएनए ए, ये ORC है। फिर अपना डीएनए बी है जिसको हेलिकेज बोलते हैं। एक होता है डीएनए सी। बेसिकली ये सी क्या है, इसके पास ATPase डोमेन है जो इस रिंग को ओपन कर देता है। फिलहाल वो रिंग की फॉर्म में है, तो ये डीएनए सी जो है ये ATP को हाइड्रोलिसिस करके इसकी रिंग को ओपन कर देता है। जैसे रिंग ओपन होती है तो मान लीजिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये इससे बाइंड हो जाता है, फिर ये कनेक्ट हो जाता है। बंद होने के बाद जो अपना डीएनए सी है वो रिलीज हो जाता है। तो देखो यहाँ डीएनए सी जो कि एक हेलिकेज लोडर है,
फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स डीएनए बी के साथ एंड हेल्प ओपन द रिंग, और फिर डीएनए बी और डीएनए सी का पूरा कॉम्प्लेक्स डीएनए पर लोड कर दिया जाता है। जैसे लोडिंग हो जाती है डीएनए सी हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को और डिसोशिएट हो जाता है, फिर वहां केवल डीएनए बी रह जाता है अपने डीएनए पर। सेम ऐसे ही जैसे हमने CDC6 और CDT1 पढ़े हैं ना, उनका जो काम है कि वो लोड कर रहे हैं, ऐसे ही वो काम यहाँ डीएनए सी कर रहा है अपने हेलिकेज को लोड करने का। फिर हेलिकेज का एक्टिवेशन होता है। डीएनए बी अलोन इज नॉट हाईली एक्टिव until it interact with the डीएनए जी, जो कि एक प्राइमेज है। तो ये इंटरेक्ट करता है डीएनए जी के साथ। बाइंडिंग ऑफ प्राइमेज इंक्रीज द डीएनए अनवाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए बी। अब यहां से कुछ बातें आप लोगों को समझ आएंगी। देखो क्या बात समझ आएगी, जैसे कि हमने पढ़ा कि मान लो अपना ये है डीएनए, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, इस तरीके से, है ना। तो वहां हमने देखा था कि जो 3 प्राइम वाला होता है यहां बनता है प्राइमर, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता है ऐसे। तो अपना जो एक तरीके से हेलिकेज होता है वो यहाँ प्रेजेंट होगा। जैसे हमने ये पूरा इस तरीके से कर लिया है, तो हेलिकेज यहाँ होता है। यूकैरियोट की अगर हम बात कर रहे हैं, यूकैरियोट की अगर बात कर रहे हैं तो ये यहाँ होगा, मूव करता हुआ चला जाएगा। बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, मान लीजिए ये डीएनए है अपना, सेम 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो यहां पर ये बनता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस चलेगा। यहां हमने एक बात पढ़ी है कि अपना जो डीएनए बी है वो अकेला इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर वो डीएनए जी यानी प्राइमेज से बाइंड कर लेगा तो वो हाईली एक्टिव हो जाता है। जब वो फॉर्म कर लेता है डीएनए बी डीएनए जी कॉम्प्लेक्स, तो ये एक रेप्लिकेशन मशीनरी बन जाती है। अब ये फटाफट काम करेंगे। तो यहाँ इस वजह से अपने हेलिकेज की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो देखो स्टेप 3 में डीएनए का अनवाइंडिंग एंड रेप्लिसोम फंक्शन, डीएनए बी मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। वहां पर कहा मूव किया था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो लीडिंग स्ट्रैंड बनाने वाला टेम्पलेट था। लेकिन इस केस में ये मूव कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। जैसे हमने ये फोक बना ली है कंप्लीट, इसमें हमने कहा कि ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, तो ये कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है। तो यूकैरियोट के केस में यहां होता है हमारा डीएनए, वो हेलिकेज मूव करेगा। बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट ये थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे हमने ये लिया 3 प्राइम, ये लिया 5 प्राइम। अब जब ये यहां पर लेंगे तो अब की बार जो हेलिकेज है वो इस साइड रहेगा, यहां पर मूव करेगा ऐसे, इस तरीके से। तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। डीएनए बी मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। इट अनवाइंड द पेरेंटल डुप्लेक्स डीएनए एट द रेप्लिकेशन फोक। दिस क्रिएट 2 सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली और लैगिंग स्ट्रैंड जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मूव करेगा। ठीक है जी, एक बार मैं डायग्राम आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ ये और देख लो, रेप्लिसोम में किस किस से इंटरेक्ट किया है हमारे डीएनए बी ने। सो डीएनए बी हेलिकेज डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन, इट इज अ की हब ऑफ द इंटरेक्शन। तो सबसे पहले अपना जो डीएनए बी है वो इंटरेक्ट करता है प्राइमेज के साथ में और बनाता है डीएनए बी और डीएनए जी कॉम्प्लेक्स, सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर। इसके बाद फिर डीएनए पोल थर्ड जो है, हॉलो एंजाइम जो है, इस साथ में फिजिकल इंटरेक्शन रहता है टू कोऑर्डिनेट द पॉलीमराइजेशन। टी सब यूनिट ऑफ क्लैंप लोडर, इससे भी एक्ट करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। एसएसबीपी जो है इससे भी बाइंड करता है ताकि रीएनेलिंग ना हो सके। तो बेसिकली ये हेलिकेज सभी आसपास जितने भी एंजाइम या प्रोटीन लगे हैं सभी से इंटरेक्ट कर रहा होता है।
तो अगर एक बार ओवरव्यू देखें इसका, तो प्रोटीन का नाम क्या है, डीएनए बी, लोकेशन क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क, स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सोमेरिक रिंग है, डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑन लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, एक्टिवेशन कैसे होता है, रिक्वायर होता है डीएनए सी का फॉर लोडिंग और डीएनए जी का फॉर फुल्ली एक्टिव एक्टिविटी के लिए, फंक्शन क्या है, अनबाइंड करना डीएनए को इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड में, एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स विद द डीएनए बी, डीएनए जी, पोल थर्ड, एसएसबीपी, क्लैंप लोडर, इन सब के साथ एसोसिएट करता है। तो ये देखिए डायग्राम, ये पूरा एक रिंग बन जाता है इस तरीके से और डीएनए को अपने बीच में रखता है ताकि इजीली मूव कर सके, फिर यहीं पर एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके ये आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो जो स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहां पर ये प्रोकैरियोट का डायग्राम दिया है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड में मूव कर रहा है तो ये प्रोकैरियोट है, अगर ये 3 प्राइम से 5 में मूव करता तो ये अपना यूकैरियोट में होता। ठीक है जी, आ गई बातें समझ? डीएनए बी हेलिकेज एंड टर्मिनस पर बाइंड करेगा या सी पर? हेलिकेज मूवमेंट की डायरेक्शन ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, फॉर्मेशन की डायरेक्शन सेम होगी। हाँ, हेलिकेज की मूवमेंट और लीडिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो यूकैरियोट में सेम होती है, प्रोकैरियोट में अलग होती है। प्रोकैरियोट में अपना हेलिकेज मूव करता है अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, जबकि यूकैरियोट में लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट के साथ। ओके, डन। चलो ठीक है, आज बस यहीं तक पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें शाम में पढ़ेंगे 5:30 बजे, जो भी रह गई हैं अपनी वो 5:30 बजे डील करेंगे। मेक श्योर तब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि वर्कलोड ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि काम अगर ज्यादा हो जाएगा फिर करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अभी अभी अपना काम साथ में करते रहें। चलिए जी, ठीक है, हाँ, मिलते हैं फिर 5:30 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।